हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग देख रहे थे एजेंसी, और एजेंसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे राइट्स ऑफ एजेंट। एजेंट के क्या अधिकार हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने राइट टू रेमुनरेशन, राइट टू रिटेन मनी, राइट टू लियन, राइट टू इम्यूनिटी और राइट टू कंपनसेशन, ये जो अधिकार हैं इसको ये सारे अधिकार हैं राइट्स ऑफ एजेंट के। इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में राइट टू रेमुनरेशन को देखा था, पारिश्रमिक पाने का अधिकार क्या होता है। तो राइट टू रेमुनरेशन के अंतर्गत हम लोगों ने सेक्शन 219 के अंतर्गत देखा था कि इन द स्पेशल ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जब कार्य पूरा हो जाए, अंटिल द कंप्लीशन ऑफ एक्ट, कार्य पूरा होने के जो पेमेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट इज नॉट ड्यू टू द एजेंट अंटिल द कंप्लीशन ऑफ सच एक्ट, but an agency may retain monies received by him on account of goods sold, although the whole of the goods consigned to him for sale may not have been sold, or although the sale may not be actually complete। तो ये हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में, इसको अच्छे से देखा था कि वही कोई विशेष संविदा के अभाव में अगर किसी कार्य के पालन के लिए अभिकर्ता को संदाय तब तक शोध नहीं होता जब तक कि कार्य पूरा न हो जाए, लेकिन वो जो एजेंट है वो उस जो माल बेचे गए हैं उसके लेखे को रोक सकता है, उसको प्राधिकृत कर सकता है जब तक कि उसको माल का संदाय नहीं हो जाए या उसको वेतन नहीं मिल जाए। इसी में एक था हम लोग का इफेक्ट ऑफ मिसकंडक्ट, सेक्शन 220 क्या कहता है। सेक्शन 220 वो हम लोग देखा था कि अगर इसी में अभिकर्ता के द्वारा मिसकंडक्ट किया जा रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सेक्शन 220 कहता है कि वह अभिकर्ता जो अभिकरण के कारोबार में मिसकंडक्ट का दोषी है, अवचार का दोषी है, एन एजेंट हु इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी, then he is not entitled to any remuneration in respect of that part of the business which he has misconducted। अगर एजेंट ने कोई मिसकंडक्ट दिया है तो वो रेमुनरेशन, पारिश्रमिक पाने का हकदार नहीं है। सेक्शन 220 के अगर आप इलस्ट्रेशन को देखेंगे तो एक इलस्ट्रेशन का उदाहरण ये कहता है कि ए एम्प्लॉयज बी टू रिकवर 1 लाख रुपीज फ्रॉम सी। ठीक है, ए को एम्प्लॉय किया जाता है, ए एम्प्लॉय करता है कि इसको बी को कि भाई आप क्या करो 1 लाख रुपया रिकवर कर लो। कितना? 1 लाख। अब इस 1 लाख रुपए में से ये क्या करता है, ये 90,000 रुपया क्या करता है, और 1 लाख रुपया रिकवर करो और उसको अच्छे से किसी सिक्योरिटी में, किसी अच्छे प्रतिभूति पर लगा दो। रिकवर करो ये और उसको क्या करो, अच्छी जगह पे कहीं पे ये 1 लाख रुपया लगा दो। ये बी को कौन काम सौंपता है? ए सौंपता है। बी क्या है? बी एजेंट है। अब ये क्या करता है, बी जो एजेंट क्या करता है, इसको 1 लाख रुपया कहा गया था कि आप अच्छे जगह पे कहीं इन्वेस्ट कर दो ताकि इसका रिटर्न अच्छा है। ये क्या करता है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ इसमें से क्या करता है, 90,000 रुपया ही अच्छी जिस जगह पे कहा गया था लगाने के लिए वहाँ लगाता है, और 10,000 रुपया जो बच जाता है वो क्या करता है, उसको ऐसे जगह पर लगाता है जहाँ पे उसको ये पता है कि वो बैड इन्वेस्टमेंट है, वो डूब सकता है, फिर भी वो वहाँ पे लगाता है। अब होता ये है कि ए को इसके कारण 2,000 रुपये का लॉस होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ क्या हुआ, मिसकंडक्ट हुआ, जो कहा गया उस काम को उसने नहीं किया एजेंट ने, इसलिए इस बी को यानी एजेंट को, एजेंट जो है जिसको 1 लाख रुपया वसूलने के लिए और 90,000 रुपया जो ये लगाया, इसने 90,000 रुपया सही जगह पे लगाया, तो 90,000 रुपया का पारिश्रमिक पाने का तो ये हकदार है, लेकिन जिस पार्ट के लिए 10,000 रुपया के लिए इसको 1 लाख में से 10,000 इसने क्या किया, गलत जगह पे लगाया, तो इस 10,000 रुपया के लिए ये पारिश्रमिक पाने का हकदार, रेमुनरेशन पाने का हकदार नहीं है। ये प्लस ये 10,000 रुपये में जो लॉस हुआ, 2,000 रुपये की लॉस भी होती है इस 10,000 रुपये का लगाने के कारण, तो इस 2,000 रुपये की प्रतिपूर्ति भी इसको मालिक को करनी होगी, प्रिंसिपल को देना होगा। तो अगर कोई एजेंट मिसकंडक्ट करता है तो जिस पार्ट में मिसकंडक्ट होता है,
यहाँ पे कितने का मिसकंडक्ट किया इसने, 10,000 रुपये में मिसकंडक्ट दिया। तो जिस पार्ट का मिसकंडक्ट होता है उस पार्ट का न तो उसको पारिश्रमिक मिलेगा, और अगर मिसकंडक्ट के कारण कोई लॉसेस होता है तो उसको प्रिंसिपल को पे करना पड़ेगा। तो दोहरा प्रभाव एक तरह से पड़ता है। क्या दोहरा प्रभाव पड़ता है? जो एजेंट है उसको अपना वेतन भी नहीं मिला, उसके अधिकार जब्त हो गए वेतन के। भले ही उससे भले 10,000 रुपये से अगर 2,000 का लॉस नहीं भी होता है यहाँ पे, इस 90,000 रुपया इसने लगाया कहाँ पे, अच्छे जगह पे लगाया, और 10,000 1 लाख में से, और 1 लाख में से 10,000 रुपया कहाँ लगाया, बुरी जगह पे लगाया। अगर वो 2,000 का लॉस नहीं भी होता तो भी उसको 90,000 रुपये का ही कमीशन मिलता, इस 10,000 रुपये पे कमीशन नहीं मिलता, क्योंकि इसने मिसकंडक्ट किया जानते हुए कि उस जगह पे पैसा लगाना जोखिम है। और दूसरा, अगर कोई हानि हुआ, लॉस हुआ, जैसे इस केस में 2,000 रुपये का लॉस हुआ, तो आप मालिक क्या कर सकता है, प्रिंसिपल क्या कर सकता है, प्रतिकर मांग सकता है। तो ये इलस्ट्रेशन है सेक्शन 220 का, इसको देखिएगा। एक दूसरा इलस्ट्रेशन है सेक्शन 220 में, उसमें भी ये कहा गया है कि ए एम्प्लॉयज बी टू रिकवर 1,000 रुपीज फ्रॉम सी। अब यहाँ भी ए क्या है, ए ने बहाल किसको किया, बी को एज ए एजेंट, कि आप क्या करो, आप इस सी के पास जाओ और सी से मेरा 1,000 रुपया क्या करो, इसको रिकवर करो, ले लो। थ्रू बीच की मिसकंडक्ट द मनी इज नॉट रिकवर्ड, लेकिन इस बी की गलती के कारण सी से ये 1,000 रुपया क्या हुआ, सी से ये 1,000 रुपया रिकवर नहीं हो पाया, इसके मिसकंडक्ट के कारण नहीं हो पाया। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे इसका मिसकंडक्ट हुआ, तो इस 1,000 रुपये को जो रिकवर करने का काम दिया गया था, तो जो बी है अब अपने इस पारिश्रमिक नहीं मांग सकता इससे। क्यों? क्योंकि इसने काम ही नहीं किया, इसने मिसकंडक्ट किया, और ये जो 1,000 रुपया रिकवर नहीं हो पाया, और इसके कारण ए को जो लॉस होता है उस लॉस को कौन पे करेगा, बी पे करेगा। तो यहाँ भी दो प्रभाव पड़ा, एक तो इसे क्या मिला, एक इसे रेमुनरेशन पारिश्रमिक नहीं मिला, और दूसरा इसके रिकवर नहीं करने के कारण ए का जो लॉस हुआ उसको पूरा करना पड़ेगा, तो इसको बी को। तो सेक्शन 220 बात करता है इफेक्ट ऑफ मिसकंडक्ट की बात करता है, ठीक है। अब देखते हैं राइट टू रिटेन मनी, ये भी एक अधिकार है, राइट टू रिटेन मनी अकॉर्डिंग टू 217 सेक्शन 217। 219 में भी राइट टू डिटेन मनी की बात की जाती है, लेकिन कब, सेल, अगर सेल के लिए मिला है कोई गुड्स, तो उसके जो भले ही पूरा सेल नहीं हुआ है तो उसके जो पैसे आए हैं उस पैसे को रोक सकता है अपने रेमुनरेशन के लिए, या उसने कुछ लगाया है उसके लिए। ठीक उसी तरह की बात करता है सेक्शन 217। सेक्शन 217 के कहता है कि जो एजेंट है वो अगर कोई सेवा दे रहा है और उसके रेमुनरेशन पारिश्रमिक के लिए, या उसने अगर कोई धन लगाया है मालिक के कार्य के लिए, मालिक के काम को करते हुए, तो उस क्या कर सकता है, उसके प्रतिकर के लिए उसके पास अगर कोई धन है तो वो उसको रोक सकता है। सेक्शन 217 क्या करता है, सेक्शन 217 कहता है कि अभिकर्ता अभिकरण के कारोबार में मालिक के लेखे प्राप्त राशियों में से उन सब धनों का जो उस कारोबार के संचालन में उसके द्वारा किए गए अग्रिम या उचित रूप से उपगत व्ययों के लिए उसको शोध्य हो, और ऐसे पारिश्रमिक का भी जो ऐसे अभिकर्ता के तौर पर कार्य करने के लिए उसे देय हो, प्रतिधारण कर सकेगा। एजेंट्स राइट ऑफ रिटेनर आउट ऑफ सम्स रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल्स अकाउंट। An agent may retain out of any sums received on account of the principal in the business of the agency। ठीक है, मतलब ये कहता है कि अभिकर्ता एजेंट अपनी सेवा के लिए, जो वो सेवा दे रहा है और उस सेवा के बदले जो उसको पारिश्रमिक मिलना है, या उसके द्वारा जो धन लगाया गया है, तो उसके प्रतिकर के लिए मालिक के धन को रोक सकेगा। ठीक है। In the business of the agency, all money due to himself in respect of advances made or expenses properly incurred by him conducting such business, and also such remuneration
एज मे बी पेबल टू हिम फॉर एक्टिंग एज एजेंट उसने जो लगाया है धन, उसके लिए वो क्या करेगा, मालिक के धन को रोक सकेगा। किसी भी रूप में मालिक का धन इसी कार्य के रूप में अगर उसके पास कुछ प्राप्त आया है तो अभिकर्ता या एजेंट ये नहीं कह सकता है इसमें कि जो उसके हाथ में धन नहीं है, जो पैसा उसके हाथ में नहीं है, उसमें से उसका पारिश्रमिक दिया जाए, उसको बाकी जो और भी जो ऋण दाता हैं उससे पहले दिया जाए, ये नहीं कह सकता। उसके राइट्स हैं, जो धन उसके पास हैं उस धन को रोक सकता है, दूसरे धन के बारे में वो बात नहीं कर सकता है। तो ये सेक्शन कहता है, सेक्शन 217 इस बारे में बात करता है कि भाई जो मालिक के लिए काम करते हुए अगर उसने कुछ सेवा दिया है या कुछ धन लगाया है, तो वैसे सारे कामों के लिए, प्रतिकर के लिए, या फिर जो पारिश्रमिक हुआ उस काम को करने में, जो उसका वेतन या उसके जो कमीशंस होते हैं, उसके लिए उसके पास अगर मालिक का कोई धन है तो उसको वो रोक सकता है, उसको ले सकता है कि भाई इसको रोक के रखो, अब मुझे पहले आप दो इसमें से पैसा, मेरा पहले कमीशन दो, मेरा जो पैसा लगा है वो आप दो। लेकिन एजेंट वैसा धन पे दावा नहीं कर सकता है बाकी ऋणदाता के पहले जो उसके हाथ में नहीं है, जो एजेंट रोक के नहीं रखा है। लेकिन यहाँ पे लॉयर्स को, वकील को यह अधिकार प्राप्त है कि अगर उसके द्वारा कोई मुकदमा में धन प्राप्त किया गया तो वो कहेगा कि पहले इसमें से मुझे भुगतान किया जाए, फिर बाकी ऋणदाताओं को आप भुगतान करें, आप पहले मेरा पेमेंट कीजिए, मेरे जो फीस है वो आप दीजिए। और इसके लिए वो इस न्यायालय को भी न्यायालय से भी इसके लिए आदेश प्राप्त कर सकता है कि मुकदमे की राशि पहले उसके हाथ में दी जाए, जिससे कि वो अपना जो फीस है वो पहले रख ले। तो एक तरह से वकील के मामले में, वकील की फीस के मामले में उसका अधिकार पहला होता है बाकी ऋणदाताओं से, वो किसी भी धन को रोक सकता है। इसमें एक केस है मेनन कोचिन वर्सेस मर्केंटाइल्स लिमिटेड, ये वकील वाला जो मामला है, वकील रोक सकता है धन को। ठीक है, अगला है राइट्स ऑफ एजेंट में राइट टू इंडेमनिटी। राइट टू इंडेमनिटी को सेक्शन 222 और सेक्शन 223 में हम देखेंगे। सेक्शन 222, सेक्शन 222 क्या कहता है? सेक्शन 222 222 ये कहता है कि एजेंट्स टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट कंसिक्वेंसेस ऑफ लॉफुल एक्ट्स, मतलब विधिपूर्ण कार्यों के परिणाम के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति की जाएगी। मतलब विधिपूर्ण कार्य, एक तरह से ये नेगेटिव भी बात कर रहा है कि जो कार्य विधिपूर्ण नहीं होंगे क्या उसके लिए क्षतिपूर्ति की जाएगी। मतलब अगर कोई एजेंट काम कर रहा है प्रिंसिपल के लिए, तो इस एजेंट की ये ड्यूटी बनती है कि वो विधिपूर्ण कार्य को करे, क्योंकि विधिपूर्ण कार्य वो करेगा तभी सेक्शन 222 ये कहता है कि अभिकर्ता का नियोजक, मतलब अभिकर्ता का जो मालिक है, नियोजक है, वो उन सब विधिपूर्ण कार्यों के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति करने के लिए आबद्ध है जो उस अभिकर्ता ने उसे प्रदत्त प्राधिकार के प्रयोग में किए हों। मतलब सद्भाव से किए गए जो कार्य हैं, जो कार्य विधिपूर्ण किए गए हैं उसके लिए क्या होगा, क्षतिपूर्ति का अधिकार है। अगर कोई क्षति होती है उसमें तो उसका अधिकार है। एजेंट्स टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉफुल एक्ट्स, विधिपूर्ण कार्यों के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति की जाती है। मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 222 ये अधिकार एजेंट को तभी है जब अभिकरण का जो एजेंसी का कार्य है वो वैध तरीके से हुआ। हालांकि इस मामले में किशनलाल वर्सेस बनवारी लाल, किशनलाल वर्सेस बनवारी लाल, ये है बनवारी, BANVARI, बनवारी लाल, किशनलाल वर्सेस बनवारी लाल। किशनलाल वर्सेस बनवारी लाल का जो मामला है, उस मामले में ये कहा गया कि भाई अवैध कार्य, ये जो सेक्शन 222 कहता है, 222 कहता है कि अवैध काम नहीं होना चाहिए। अगर बाजी की संविदा कोई हो रही है तो वो शून्य होती है, अवैध नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे
अगर कोई हानि होगा, कोई प्रतिकर होगा तो वो क्षतिपूर्ति होगा तो वो प्रिंसिपल को दिया जाना पड़ेगा, प्रिंसिपल एजेंट को देगा। अब एक सेक्शन 222 के दो दृष्टांत हैं, इलस्ट्रेशन है। एक इलस्ट्रेशन में ये बताया गया है, क्या है इलस्ट्रेशन सो देखते हैं। पहला इलस्ट्रेशन ये कहता है कि कलकत्ते में क के अनुदेशों के अधीन ग को कुछ माल प्रदान करने के लिए ग से ख सिंगापुर में संविदा करता है। मतलब क क्या है, ए क्या है, ए मान लीजिए मालिक है, और बी क्या है, एजेंट है। बी क्या, ए डायरेक्शन देता है बी को, हाँ, बी एट सिंगापुर अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए, ए से इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुआ बी को, और बी ने क्या किया, सिंगापुर में, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट करता है किसके साथ, सी के साथ। सी के साथ क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया, किसके कहने पे, मालिक के कहने पे। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, टू डिलीवर सर्टेन गुड्स टू हिम, कुछ गुड्स इसको डिलीवर किया जाएगा, इसको कुछ गुड्स हैं, कुछ खास गुड्स हैं जो डिलीवर किया जाएगा। ए डज नॉट सेंड द गुड्स टू बी, लेकिन ए जो मालिक है वो बी को गुड्स भेजता ही नहीं है कि वो बी क्या करे, सी को डिलीवर कर सके। तो सी क्या करता है, सी बी पे वाद ला देता है, स्यू। सी क्या करता है, स्यूज बी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई अपने कॉन्ट्रैक्ट का तोड़ा है क्योंकि आपने कहा था कि आप कुछ गुड्स डिलीवर करेंगे। अब बी तुरंत इसको इन्फॉर्म करता है, ए को इन्फॉर्म करता है कि सी ने क्या किया है, वाद लाया है, क्योंकि हम लोगों ने उसको गुड्स डिलीवर नहीं किया। गुड्स क्यों नहीं डिलीवर हुआ, क्योंकि ए ने वो गुड्स भेजा नहीं। तो बी इसकी जानकारी, वाद लाने की जानकारी इसको देता है कि भाई ऐसा ऐसा मेरे पे सूट है। देन ए ऑथराइज हिम टू डिफेंड द सूट, ए कहता है ठीक है, सूट वाद आया है तो उसको डिफेंड करो, केस लड़ो, कोर्ट में बहस करो। एंड इज कंपेल्ड टू पे डैमेजेज, और ये भी कहता है कि उसमें जो भी खर्च होगा एंड कॉस्ट, जो डैमेज होंगे उसको हम पे करेंगे, वो सारे एक्सपेंसेस को हम पे करेंगे। देन ए क्या होता है, जो भी ये लॉसेस होगा इसको, या जो भी खर्च बी को होता है उसको करने में, उस सारे को ए पे करने के लिए क्या है, लेवल है। यही तो कहता है सेक्शन, राइट टू इंडेमनिटी, राइट टू इंडेमनिटी, सारी क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। तो सेक्शन 222 के अनुसार कहता है कि अगर कोई लॉफुल एक्ट हुआ है, लॉफुल काम हुआ है, तो उसके लिए इंडेमनिटी देना पड़ेगा। दूसरा इसका एक इलस्ट्रेशन है, वो ये कहता है, बी इज ए ब्रोकर एट कलकत्ता। बी क्या है, कलकत्ता में ब्रोकर है। बाय ऑर्डर ऑफ ए के ऑर्डर से, ए ने ऑर्डर किया, ए मर्चेंट देयर, ए क्या है, मर्चेंट है, कॉन्ट्रैक्ट विथ सी, कि आप सी से कॉन्ट्रैक्ट करो, फॉर द परचेज ऑफ 10 कैस्क ऑफ वायल फॉर ए, हाँ, उसको 10 पीपा तेल खरीदने के लिए, 10 पीपा आप तेल ले लो। आफ्टरवर्ड्स ए रिफ्यूजेस टू रिसीव द वायल, लेकिन अब जब ये सारा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इससे कि वो तेल लेंगे, ए क्या किया, मालिक क्या किया, रिफ्यूज कर दिया, ए रिफ्यूजेस टू रिसीव द वायल एंड सी स्विच भी। अब जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सी ने वो तेल भेजा लेकिन मालिक ले ही नहीं रहा है, एजेंट ने तो वो काम कर दिया था, तो सी क्या किया, एजेंट को पकड़ा और इस पर वाद ला दिया। इसने क्या किया, इसको इन्फॉर्म किया कि भाई ऐसा ऐसा वाद आया है, चूंकि आप कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं कर रहे हैं इसलिए वाद आया है। लेकिन ए क्या क्या कर रहा है, ए पूरी तरह से उसको मतलब संविदा को एकदम खत्म कर देता है, कहता है नहीं मैं इस संविदा का पालन नहीं करूँगा। अब बी को तो वाद लड़ना पड़ा, बी ने क्या किया, अपना जो था जाकर के वहाँ केस डिफेंड किया, केस को लड़ा, और केस को लड़ने में जो भी इसको खर्च हुए, बी को जो भी खर्च हुए, वो केस हार जाता है, तो जो भी उसको नुकसानी सी को देना पड़ता है, जो भी कंपनसेट करना पड़ता है, वो सब किससे प्राप्त करेगा, ए से, मालिक से प्राप्त करेगा। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 222 क्या है, एजेंट्स टू बी इंडेमनीफाइड अगेंस्ट कंसिक्वेंसेज ऑफ लॉफुल एक्ट, क्योंकि ये सारे लॉफुल एक्ट्स हैं, इसलिए लॉफुल एक्ट्स के लिए बी का ये राइट है कि जो भी खर्चे बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल उसने किया है वो उसको प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है।
तो ये इसका था सेक्शन 222। अब देखते हैं सेक्शन 223 क्या है। सेक्शन 223 कहता है एजेंट टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट कंसिक्वेंसेस ऑफ एक्ट डन इन गुड फेथ। मतलब सद्भाव से किए गए कार्यों के परिणामों के लिए अभिकर्ता की भी क्षतिपूर्ति की जाएगी। कुछ कार्य ऐसे हैं जो सद्भाव से किए गए, तो वैसे कार्यों के लिए भी क्षतिपूर्ति की जाएगी। ये एक सेक्शन कहता है कि वेयर वन पर्सन एम्प्लॉयज अनदर टू डू एन एक्ट एंड द एजेंट डज द एक्ट इन गुड फेथ। द फर्स्ट इसमें क्या है, गुड फेथ में कोई काम किया गया, एंड द एम्प्लॉयर इज लायबल टू इंडेमनिफाई द एजेंट अगेंस्ट द कंसिक्वेंस ऑफ दैट एक्ट दाउ इट मे कॉज एन इंजरी टू द राइट्स ऑफ दैट पर्सन। मतलब जब एक व्यक्ति किसी दूसरे को कोई कार्य करने के लिए नियोजित करता है, मतलब एजेंट बना दिया एक तरह से, और अभिकर्ता उस काम को उसकी बात में या सद्भाव में आकर के उस काम को करता है, और अगर उसके नियोजक के कार्य को करते हुए कुछ ऐसे परिणाम आते हैं कि अभिकर्ता को क्षतिपूर्ति किसी का करना पड़ता है, तो किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति ट्रांजैक्शन अगर वो कर रहा है अभिकर्ता और उसको क्षतिपूर्ति करना पड़ रहा है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, वो सारी क्षतिपूर्ति एजेंट से मांग सकता है, उसको अधिकार है मांगने का। अब इसमें भी इलस्ट्रेशन है, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है एडमसन वर्सेस जार्विस का। इसका इलस्ट्रेशन क्या है, इसका एक इलस्ट्रेशन है कि एक इलस्ट्रेशन ये ए डिक्री होल्डर एंड एंटाइटल्ड टू एक्सक्यूशन ऑफ बीज गुड्स requires the officer of the court to seize certain goods representing them to be the goods of B। एक A है, इसने कोर्ट से एक डिक्री प्राप्त कर ली कि B का जो माल है वो सारा माल क्या होगा, उसको वो एक्सक्यूट करेगा, निष्पादन कराने का हकदार ले लिया, B के कुछ माल है उसको वो ले सकता है। अब A को डिक्री मिल गई कोर्ट से, कोर्ट का ये आदेश मिल गया कि ठीक है B के माल आप लेके जाओ। अब कोर्ट, ये ए क्या करता है, ए एक कोर्ट का ऑफिसर है, उस ऑफिसर को बोलता है, मान लीजिए वो ऑफिसर सी है, उस ऑफिसर को बोलता है कि आप ये माल है, इस माल को, ये सब बी का है, ये सारे माल क्या करो, ये सारे माल वहाँ से लेकर के मुझे दे दो, वो कब्जे में ले लो, उसका अधिग्रहण कर लो। अब क्या किया सी कोर्ट के ऑफिसर में, यह विश्वास करते हुए कि सारा माल किसका है, बी का है, ये सारे को लेकर के क्या करता है, बी को लेकर के इसको दे देता है कि भाई लो। लेकिन वास्तव में ये जो माल था इसमें से कुछ माल किसका था, कुछ माल मिस्टर डी का था। अब चूंकि इसने डी का वो माल उठा लिया, तो डी क्या किया, डी ने इस पे क्या किया, वाद लाया, सी पे वाद लाया कि आपने मेरा माल कैसे उठा लिया। सी ने तो ए के बातों पे विश्वास में आकर के ऐसा किया था, अब इसके कारण उसको क्षतिपूर्ति देनी पड़ी। इस क्षतिपूर्ति को वह क्या करेगा, किससे प्राप्त करेगा, ए से प्राप्त करने का अधिकारी है। यह है इसका एक इलस्ट्रेशन। दूसरा एक इलस्ट्रेशन है कि बी एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए, एक बी है, ये जो इलस्ट्रेशन है ये एडमसन वर्सेस जार्विस के केस पे आधारित है। बी एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए, बी जो है ए के रिक्वेस्ट करने पर, ए क्या है, मालिक है, बी एक तरह से यहाँ पे क्या हो गया, एजेंट। सेल गुड्स इन द पोजीशन ऑफ ए, ए के पास एक गुड्स है जिसको कहा कि आप बेच दो, तो बी क्या किया, बी ने उसको बेच दिया, बट विच ए हैड नो राइट टू डिस्पोज ऑफ। ए को हालांकि राइट नहीं था, उसके पोजीशन में तो था, लेकिन वो गुड्स ए को बेचने का अधिकार नहीं था, लेकिन उसने कहा क्या कि इसको बेच दो, तो बी ने उसको क्या किया, सेल कर दिया। बी डज नॉट नो दिस एंड हैंड्स ओवर द प्रोसीड ऑफ द सेल्स टू ए। Afterwards, C, the true owner of the goods, sues B and recovers the value of the goods and cost. Then A is liable to indemnify B for what he has been compelled to pay to C and for B's own expenses. A के कहने पे B ने क्या किया, ए के पास जो माल था जिसको कि उस बेचने का अधिकार नहीं था, लेकिन बी विश्वास में आके, ए के विश्वास में आकर के ये नहीं जानता था कि इसको ये अधिकार नहीं है, बी ने क्या किया, उस माल को बेच दिया।
जब उस माल को बेच दिया तो मिस्टर सी, तीसरा व्यक्ति जो है वो आता है, वो बोलता है ये तो माल मेरा था, और सी ने उस माल का मूल्य और प्रतिकर लॉसेस जो भी हैं वो सब बी से वसूल लेता है। कौन? सी से। तो बी को ये जितने भी लॉसेस होते हैं वो बी सद्भाव में आके काम करता है, गुड फेथ में काम करता है, इसलिए बी को ये अधिकार है कि वो सारा का सारा पैसा ए से प्राप्त कर सकता है, एजेंट से प्राप्त कर सकता है। यही कहता है सेक्शन 223, एजेंट टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट कंसिक्वेंसेस ऑफ एक्ट्स डन इन गुड फेथ। इसी पे केस है आपको एडमसन वर्सेस जार्विस का। एडमसन वर्सेस जार्विस में क्या होता है कि बी क्या है, यहाँ पे जो एजेंट है वो एक नीलाम करता होता है, और ए के कुछ गाय होते हैं, और उस गाय पशु हैं होती हैं गाय, जो कि उसको क्या करता है, ये नीलाम करवा देता है बी के द्वारा। और बी उसको जब नीलाम कर देता है तो वास्तविक जो उस पशु का स्वामी है सी, वो आता है और बी से उसके सारे मूल्य प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वास्तव में वो सी का होता है पशु, ए का होता नहीं। अब चूंकि बी ने ए के कहने पे वो काम किया था सद्भावपूर्वक, इसलिए बी को वो कंपनसेशन, बी को कौन देगा, ए वो कंपनसेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 223। सो इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट केस एडमसन वर्सेस जार्विस। अगला इसमें कह रहा है नो इंडिमिनिटी इन केस ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस, नो इंडिमिनिटी इन केस ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस। मतलब अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस आप कर रहे हैं तो फिर आप इंडिमिनिटी पाने का अधिकार नहीं रखते हैं। सेक्शन 223, सेक्शन 222 में जो आपको अधिकार मिला हुआ है वो आप खो देते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 224। सेक्शन 224 ये कहता है कि वेयर वन पर्सन एम्प्लॉयज अनदर टू डू एन एक्ट विच इज क्रिमिनल, the employer is not liable to the agent either upon an express or an implied promise to indemnify him against the consequences of an act। मतलब आपको अगर ये नियोजित किया गया है इस काम के लिए कि आप कोई क्रिमिनल काम कीजिए, आपराधिक कार्य कीजिए, तो वैसे कार्य को करने के लिए भले ही मालिक ने, प्रिंसिपल ने एजेंट को ये बोला हो कि आपकी सारी क्षतिपूर्ति की जाएगी, और ये अव्यक्त रूप में बोला हो, एक्सप्रेस किया हो, या इम्प्लाइड ही बोला हो, किसी भी रूप में उसने बोला हो, लेकिन आप उसके लिए इंडेमनिफाई के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त, अगर आपको कोई क्षति होती है तो आप उसको प्राप्त करने का या उसको लेने का कोई अधिकार नहीं रखते। इसके कुछ इलस्ट्रेशन दो इसमें भी दिए गए कि गौ को पीटने के लिए नियोजित किया जाता है, गौ को पीटने के लिए मिस्टर सी को पीटने के लिए बी को रखा कि जाओ इसको पीट के लिए आ जाओ। ए जो है, ए ने बी को अपॉइंट कर दिया कि जाओ सी को आप पीटो, बढ़िया से इसकी पिटाई करो। और अब क्या हुआ, बी जाता है और सी को पीट देता है। सी भी कमज़ोर नहीं है, सी इस पे वाद लाता है और इसके कारण बी को क्षति होती है। अब बी कहता है कि मेरे ऊपर इसके वाद के कारण क्षति हुई, मुझे कंपनसेट करना पड़ा, अब आप लाओ। लेकिन वो इसको प्राप्त कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि बी को ये राइट नहीं है कि आप आपराधिक काम को करवाने के लिए, आपको ये पता है कि आपराधिक कार्य है, इसको कर आपने किया है, इसके लिए आप क्षतिपूर्ति नहीं प्राप्त कर सकते। स्पष्ट रूप से सेक्शन 224 कहा गया है। बाकी ये प्रश्न उठता है कि ए के साथ क्या होगा, तो ए के साथ जो इन्होंने काम करवाया है क्रिमिनल ऑफेंसेस है वो तो अलग मामला है, वो तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप यहाँ पे आपराधिक कार्य के लिए एजेंट प्रिंसिपल अगर हैं तो एजेंट प्रिंसिपल से क्षतिपूर्ति नहीं मांग सकता है। एक और इलस्ट्रेशन है इसमें कि एक समाचार पत्र में कुछ अपमान लेख प्रकाशित कराया जाता है, और अपमान लेख जब प्रकाशित करा दिया गया तो अब जिसका अपमान हुआ उसने वाद लाया और उस समाचार पत्र के मालिक से क्या किया, समाचार पत्र जो चला रहा था उससे कंपनसेशन वसूल लिया, उससे नुकसानी ले लिया कि आपने मेरा क्यों अपमान लेख लिखाया। अब यहाँ पे ये जो ए है इसने समाचार पत्र, बी मान लीजिए समाचार पत्र चल रहा है, इससे प्रकाशन करवाया, किसके बारे में, सी के बारे में। सी ने क्या किया, सी ने इस समाचार पत्र वाले पे वाद लाया। अब बी को क्या करना पड़ा, कंपनसेट करना पड़ा, सी को देना पड़ा पैसा, क्योंकि बी के छापने के कारण सी का अपमान हुआ था।
चूँकि ये आपराधिक कार्य है, बिना किसी आप जानबूझ करके किसी का अपमान नहीं कर सकते, समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं कर सकते हैं बिना किसी तथ्यों के। अब जो ये इसने वादा किया था ये नहीं कि साथ ही क्षतिपूर्ति हम करेंगे, लेकिन बी फिर भी ए से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका राइट टू इम्यूनिटी बट नो इम्यूनिटी इन केस ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस। तो ये सेक्शन 222, सेक्शन 223 एंड सेक्शन 224 इसमें कहता है। राइट टू कंपनसेशन, एक है सेक्शन 225 जिसमें कहता है राइट टू कंपनसेशन मतलब प्रतिकर पाने का अधिकार। कंपनसेशन टू एजेंट फॉर इंजुरी कॉजेड बाय प्रिंसिपल नेग्लेक्ट, the principal must make compensation to his agent in respect of injury caused to such agent by the principal's neglect or want of skill। मतलब मालिक की उपेक्षा से, मालिक की गलती से या मालिक के ध्यान नहीं देने के कारण या उसके जो उसके पास कौशल होना चाहिए मालिक को, उसके अभाव से अगर किसी एजेंट को कोई क्षति कारित होती है तो उसका मालिक क्या करेगा, प्रतिकर देगा। किसको? एजेंट को। The principal must make compensate to his agent in respect of injury caused to such agent by the principal's neglect or want or skill। तो इसका एक इलस्ट्रेशन है, जैसे ए एक एजेंट है, इसने बी को अपॉइंट किया क्या कि आप मेरे लिए घर बनाओ, एक घर बनाओ। लेकिन जब ये घर बनाने जा रहा है तो उसका जो घर को बनाने के लिए वो जो लगाया जाता है क्या मतलब आप इसको पार लगाया जाता है, जिस पार पे खड़े होकर के राजमिस्त्री काम करता है। बी क्या है? राजमिस्त्री है। अब ये पार ए ने कहा कि मैं स्वयं लगाऊंगा। ए ने ऐसा पार लगाया जिस पे बी जब खड़ा हुआ तो वो बी ऊपर से गिर जाता है, उसको लॉस होता है, उसको नुकसानी होती है। तो चूंकि इसने एक को जो कौशल निभाना चाहिए था पार लगाने में, उसने इसमें कमी की, जिसके कारण क्या हुआ, बी को क्षति हुई। इस क्षति को बी क्या करता है, ए से मांग सकता है। तो मालिक की उपेक्षा, चूंकि यहाँ मालिक ने उपेक्षा किया या जो कौशल दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखाया, इसलिए वो अभिकर को प्रतिकर देने का, उसे अभिकर को जो अभिकर्ता है उसको प्रतिकर देना होगा। एजेंट्स को राइट है कि वो मालिक से मांग सकता है प्रतिकर, जहाँ पे मालिक ने अगर कोई कौशलता नहीं दिखाई है या गलती की है, मालिक की गलती से लॉस हुआ है एजेंट को। तो ये है आपका राइट टू कंपनसेशन। तो ये कुछ आपके क्या थे राइट्स ऑफ एजेंट के को हमने देखा। एक और राइट्स ऑफ एजेंट है जिसमें है राइट टू लियन, धारणाधिकार। इस धारणाधिकार को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ये धारणाधिकार क्या है। तो आपके सारे राइट्स ऑफ एजेंट का जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। तो तब तक के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो मैं राइट टू लियन को देख लूँगा, तो ये आपका पूरा हो जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।